हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज से पहले मैंने व्याकरण पे 3 वीडियोस डाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो है भाषा शिक्षण, जो न केवल हिंदी बल्कि संस्कृत और इंग्लिश में भी हेल्पफुल रहेगा कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत जितने टॉपिक्स आते हैं आज हम वो सारे कवर करेंगे। यानी आज का वीडियो गागर में सागर भरने वाला है। इतने सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे तो आपका इंग्लिश भी कवर होगा और हिंदी भी कवर होगा। इसमें हम भाषा अर्जन और अधिगम, मतलब भाषा अर्जन और अधिगम में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। भाषा के रूप, द्विभाषा और बहुभाषिकता, भाषा के कौशल, भाषाई विकार, भाषा शिक्षण सहायक सामग्री, भाषा शिक्षण विधियाँ और आदर्श पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रामर के प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे, केवल व्याकरण के भी। अगर भाषा शिक्षण से प्रश्न नहीं पूछे जाते तो वो प्रश्न पत्र अधूरा रह जाता है। चलिए अब बात करते हैं भाषा अर्जन और अधिगम। इसमें से एक प्रश्न बनता है कि बच्चा ऐसे ऐसे बोल रहा है तो ये क्या भाषा अर्जित है या अधिगम है। इसमें देखिए अंतर क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन जो होता है अवचेतन मन से होता है। मीन्स एक बच्चा जो स्कूल में आने से पहले जो भाषा सीख लेता है, जिस भाषा में वो अपनी बात कहता है, जिस भाषा को वो समझता है, वो भाषा उसकी अर्जित भाषा होती है। मीन्स वो अवचेतन मन से सीखी गई है, मतलब उसने सोचा नहीं है कि मुझे वो भाषा सीखनी है। उसने लोगों से सुना, परिवार के लोगों को सुना, धीरे धीरे बोलना सीख लिया और समझने लग गया। जबकि भाषा अधिगम क्या होगा, चेतन होता है। मीन्स कॉन्शियसली बच्चा भाषा को सीखता है। मीन्स जो सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे की मदर टंग हो गई, वो उसने अर्जित कर ली है। अब जो स्कूल में जाता है, दूसरी लैंग्वेज जो सीखता है वो चेतन मन से सीखता है, यानी वो कॉन्शियस रह के सीखता है, उसके नियम सीखता है। तो ये अनौपचारिक है। भाषा अर्जन जो होता है वो अनौपचारिक होता है। कोई फॉर्मल, कोई उसको नियम नहीं बताया जाता कि आप ऐसे करके ऐसे बोलोगे। बच्चा जैसे कंफर्टेबल होता है वैसे वाक्य बनाता है, वैसे बोलता है, वैसे अपनी बात को रखता है। जबकि भाषा अधिगम जो है वो औपचारिक होता है। बच्चे को नियम सिखाए जाते हैं कि यहाँ पर आपको ऐसे बोलना है और ये शब्द का, इस शब्द का प्रयोग यहाँ करना है, तो वो सारे नियम उसको सिखाए जाते हैं। तो भाषा अधिगम औपचारिक है और भाषा अर्जन अनौपचारिक है। अब बच्चा कहाँ से सीखता, भाषा अर्जन कहाँ से करता है, जिस घर में वो रहता है, परिवार के सदस्यों के साथ बात करता है, समाज में जो रहता है, आसपास के लोगों से बातचीत करते हुए भाषा अर्जन करता है। और जबकि भाषा अधिगम के लिए उसको बाकायदा विद्यालय या किसी संस्था में भेजा जाता है या हो जाता है, वहाँ पर जा कर के वो अपनी भाषा सीखता है। वातावरण, अब देखिए घर का जो वातावरण होता है वो प्राकृतिक होता है। मीन्स वहाँ पर कुछ ऐसा घर वाले भी नहीं सोचते हैं कि बच्चे को हमें ये आज यह वाक्य सिखाना है। वो नॉर्मल बात करते हैं, बच्चा वहाँ से वो सीख जाता है। जबकि विद्यालय में एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, बच्चे को सिखाया जाता है कि आपको ऐसे बात करनी है, उनको वीडियोस दिखाए जाते हैं, कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। तो उनका जो वातावरण होता है वो कृत्रिम होता है। तो इस तरह से अंतर को समझ लीजिए ताकि प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए आप उसका उत्तर कर सकें। दूसरा है भाषा के रूप, यानी भाषा के कितने रूप हैं। पहला मातृभाषा, बच्चा मातृभाषा सीख करके विद्यालय में आता है। उसके पास एक भाषा होती है जिसमें वो अपनी बात रख सकता है। अगर उसमें उससे कोई बात करता है तो उस बात को वो समझता है। फिर विद्यालय में आके उसको दूसरी भाषा सिखाई जाती है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक भाषा उसका मीडियम बनाया जाता है, तो उसके पास 2 भाषाएं आ जाती है। अब बहुभाषिकता है जब किसी बच्चे को 2 से ज़्यादा भी भाषाएं आ रही होती हैं। तो एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बहुभाषिकता जो है वो किसी अधिगम में अवरुद्ध उत्पन्न करती है, उसको अवरुद्ध करती है या उसमें सहायक होती है। देखिए बहुभाषिकता को हमेशा एक संसाधन की तरह प्रयोग करना चाहिए, उसको एज ए रिसोर्स यूज़ करना चाहिए। बच्चे को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा रहेगा, दूसरे बच्चे भी फिर उस भाषा को थोड़ा सीखेंगे। चलिए अब बात करते हैं भाषा के कौशल की। कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो उसके मुख्य रूप से 4 कौशल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? श्रवण, ये हिंदी के लिए भी एप्लीकेबल है, इंग्लिश के लिए भी एप्लीकेबल है, संस्कृत के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, पहला है श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। श्रवण मतलब सुनना, एल जिसको बोला जाता है, वाचन यानी बोलना, स्पीकिंग, पठन यानी पढ़ना, रीडिंग, लेखन यानी लिखना, राइटिंग, यानी LSRW। ये 4 कौशल आपको याद रखने। एक प्रश्न कई बार बन जाता है कि निम्न में से कौन सा भाषा का मुख्य कौशल नहीं है। ये 4 में से कोई 3 दिया रहेगा, एक कुछ और रहेगा, तो LSRW आप
याद रखिए। अब इसमें देखिए, जो सुनना और जो पढ़ना है वो कौन से कौशल हैं? ग्राह्यात्मक, ग्रहण करना। इसमें हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, कोई बोल रहा है हम उसको सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, कुछ लिखा हुआ है हम उसको पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। वाचन यानी बोला, हमने कुछ किसी चीज़ को सुन के बोला, कुछ समझ में आया, हमने अपने आप को एक्सप्रेस किया और हमने अपने विचारों को लिखा। तो ये दोनों क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। यानी हम ग्रहण करते हैं सुन करके और पढ़ करके, बोलकर और लिखकर हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है कि निम्न में से कौन सा अभिव्यक्तात्मक कौशल है या कौशल नहीं है। तो इनको आप याद रखिएगा। अब देखिए पठन पे आते हैं। पठन दो तरह का है, मौन पठन और सस्वर पठन। मौन पठन मतलब जब हम बिना आवाज़ किए मुंह बंद करके पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं। यानी थोड़े जो बड़े बच्चे होते हैं वो मौन पठन कर सकते हैं। छोटा बच्चा जो एक भाषा सीख रहा होता है वो मौन पठन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाने होते हैं। दूसरा है सस्वर पठन, जो छोटे बच्चे करते हैं, आवाज़ करके जो पढ़ा जाता है। अब देखिए, पढ़ने के लिए एक प्रश्न बन जाता है कई बार कि एक बच्चा शब्द पढ़ लेता है, वाक्य पढ़ लेता है और पढ़ करके अर्थ समझ लेता है। तो इसमें से सही अधिगम किस में हुआ है? पठन तभी पूरा है जब बच्चा एक वाक्य को पढ़ लेता है या एक शब्द को पढ़ के उसके बारे में सारा ज्ञान उसके पास है। अगर उस शब्द के बारे में आप पूछे तो वो बता सके कि इसका अर्थ क्या है, इसका विपरीत अर्थी क्या हो सकता है। यानी पढ़ना और उसका अर्थ समझना पठन की पूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, केवल शब्द पढ़ देना, केवल वाक्य पढ़ देना पठन नहीं है, उसका अर्थ भी बच्चे को समझ में आना चाहिए। अब चौथा है लेखन, यानी लिखना या राइटिंग जो है, जो कि एक अभिव्यक्तात्मक कौशल है, क्योंकि बच्चे लिख करके अपने आप की अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। एक प्रश्न दिया जाता है ना, निबंध लिखिए, अनुच्छेद लिखिए, तो वो सारे क्या है? उनके लेखन कौशल को, उनके अभिव्यक्तात्मक कौशल को उजागर करने के लिए, उस पर पॉलिशिंग के लिए होते हैं। अब इसमें देखिए सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेखन और रचनात्मक लेखन आता है। सुलेख क्या है? कुछ एक पीस ऑफ राइटिंग उनको दिया, कुछ लाइंस उनको दी, वो देख करके बहुत सुंदर सुंदर तरीके से उसको लिखते हैं, तो ये हो गया सुलेख। सुंदर तरीके से लिखना सुलेख हो गया। श्रुतलेख, एक शब्द बोला गया और उस शब्द को सुन करके सही मात्रा लगा करके सही स्पेलिंग लिखना, ये श्रुतलेख हो गया, डिक्टेशन। ये हैंड राइटिंग, ये डिक्टेशन। अब अनुलेखन क्या है? टीचर ने बोर्ड पे आंसर लिखे, प्रश्नोत्तर लिखे, बच्चे ने देख करके अपनी कॉपी में उनको नोट डाउन कर लिया। अनु मतलब बाद में या कॉपी करना, तो देख करके बच्चे ने लिख लिया। अब जो सही लेखन है, मतलब बच्चे ने लेखन सीख लिया है, राइटिंग उसको आ गई है, ये चेक करने के लिए होता है रचनात्मक लेखन, बच्चे की क्रिएटिव राइटिंग। बच्चे को कुछ टॉपिक दिया और उसको लिखने के लिए बोला, अगर बच्चा लेखन सीख गया है तो वो उसके दिमाग में जितने, उसके मन में जितने भाव हैं, उन भावों को वो लिख देगा। तो रचनात्मक कौशल अगर बच्चा कर देता है, इसका मतलब उसको लेखन आ गया है। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण सामग्री की, यानी भाषा को सिखाने के लिए किन किन सामग्रियों का, किन किन चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला है दृश्य सामग्री। दृश्य मतलब जो दिखाई देती है, जिसको बच्चे देख सकते हैं, यानी जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है उसमें से आँख एक है, तो आँखों का प्रयोग कर करके बच्चे कौन सी चीज़ को देखते हैं। जैसे चित्र कोई दिखाया, टीचर ने चार्ट दिखाया, फ्लैश कार्ड्स को यूज़ किया, बच्चे ने उसको देखा, देख करके अपने विचार जो हैं वो सामने रखे, तो ये होगी दृश्य सामग्री। अब श्रव्य सामग्री, यानी कई बार होता है क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे समय की कक्षाएँ जो होती है उसमें सभी तरह के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा है जिसको देखने में कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए फिर श्रव्य सामग्री होनी चाहिए, जैसे रेडियो, ऑडियो कोई है हम उसको सुना रहे हैं, या स्पीकर्स हैं, तो ये सब चीज़ें हैं श्रव्य सामग्री, यानी जिनसे सुना जा सके। अब अगला है दृश्य और श्रव्य, जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसे हम सुन भी सकते हैं, जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, तो बच्चों को ऐसा कुछ वीडियो दिखाना जिसमें आवाज़ भी आ रही है और चित्र भी दिख रहे हैं। चौथा है क्रिया सहायक सामग्री। यह जो चौथी जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग करके बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, बच्चों को बाहर ले जाया जाता है, उनको वो सिचुएशन दी जाती है जिसमें उनको वो काम करना होता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी बोलते हैं जिसको, कि बच्चे जो हैं अपने हाथ से कुछ करेंगे। देखिए, अधिगम का एक नियम है, जितने ज़्यादा सेंसेस एक्टिव होंगे बच्चे का अधिगम उतना ही अच्छा होगा। दृश्य में केवल आँखें काम कर रही हैं और कान काम कर रहे हैं, श्रव्य में फिर केवल
कान ही काम कर रहे हैं, दृश्य और श्रव्य में आँख, कान ये सब काम कर रहे हैं। क्रिया सहायक है जिसमें उसके हाथ भी काम कर रहे हैं, दिमाग भी काम कर रहा है, वो सारे जो उसकी बॉडी है उसमें लगी हुई है, तो सबसे ज़्यादा अधिगम इससे होगा। अब पांचवा है भाषाई विकार, यानी भाषा समझने में कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चे के अधिगम को अवरुद्ध करते हैं, यानी किन किन डिसऑर्डर की वजह से भाषा के अधिगम में परेशानी आती है। पहला है अफेजिया। अब ये देखिए, जो अफेजिया जो डिसऑर्डर है इसमें बच्चे को समझने में कठिनाई होती है। ये बाय बर्थ नहीं होता, ये किसी स्ट्रोक की वजह से, कोई एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लग गई तो उसकी वजह से होता है। उसके बाद उसकी जो समझने की कैपेसिटी है वो चली जाती है, बच्चा उस बात को समझ नहीं पाता है, तो फिर अपने आप को वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। तो अफेजिया, फ्रेज से याद रखिए, फ्रेज देखिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है तो उनके लिए वो लैंग्वेज डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब दूसरा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया लैंग्वेज से याद रखिए, लेक्सिया लैंग्वेज, यानी बच्चे को पढ़ने में और उसका अर्थ निकालने में दिक्कत आती है। यानी बच्चे ने पढ़ लिया लेकिन उस वाक्य में, उस पैराग्राफ में क्या कहा गया है वो बच्चा नहीं बता पाएगा, वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाता कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो कई बार इसमें लेखन, पठन और लेखन दोनों आ जाते हैं। तो अगर पठन आ गया तो आपको डिसलेक्सिया ही करना है। अब देखिए डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में क्या होता है, ग्राफ बनाते हैं हम लिख करके, तो इसको आप कनेक्ट कीजिए लेखन से, यानी लेखन में अगर दिक्कत हो रही है तो वो डिसग्राफिया है। लैंग्वेज की दिक्कत है तो वो डिसलेक्सिया है। समझने में दिक्कत आ रही है तो अफेजिया है। अब डिसग्राफिया में क्या होता है, बच्चे का जो लेटर्स का साइज़ होता है वो कई बार एकदम छोटा होगा, अगला बहुत बड़ा लिख देगा वो, फिर लाइन में ऊपर ऊपर चले जाते हैं, लाइन से बाहर चले जाते हैं, लाइन से वो बच्चा नीचे लिख देगा। उसकी लैंग्वेज जो बच्चे ने जो लिखी है, जो उसके हैंड राइटिंग है वो इनलेजिबल हो जाती है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम समझ नहीं पाते। बच्चा कई बार क्या करता है गलतियाँ, जैसे हमने उसको 6 लिखने के लिए बोला तो वो 6 ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, 9 और इसमें कंफ्यूज रहेगा। पी को लिखने के लिए बोलेंगे तो पी वो ऐसे 9 की तरह भी लिख सकता है। तो इस तरह की गलतियां बच्चे कर देते हैं, तो ये है डिसग्राफिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आदर्श पाठ्य पुस्तक की, यानी पाठ्य पुस्तक भी बच्चों के अधिगम में सहायक होती है। उसका स्वरूप कैसा है, बच्चा उसको पाठ्य पुस्तक को देख करके इंटरेस्ट लेता है कि नहीं लेता है। तो आदर्श पाठ्य पुस्तक में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सचित्र मीन्स उसमें सफिशिएंट चित्र होने चाहिए, बच्चा देख करके समझ जाए। मैंने पहले भी बोला था जितने ज़्यादा सेंसेस एक्टिव होंगे अधिगम उतना ही अच्छा होगा। बच्चा चित्र को देखेगा, सिचुएशन को समझेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, इसको ये कहा जाता है। ठीक है, अब सरल भाषा, भाषा सरल होनी चाहिए, क्योंकि जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो अभी दूसरी जो भाषा है उस भाषा को सीख रहे हैं, तो वो सरल होगी तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, तो फिर उसका प्रयोग वो बोलने में भी करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। बौद्धिक स्तर, यानी बच्चों का जैसा बौद्धिक स्तर है उसके हिसाब से ही पाठों का चयन करना चाहिए, भाषा भी वैसी ही होनी चाहिए और चित्र भी होने चाहिए। अब पर्याप्त क्रियाकलाप, जो पुस्तक है उसमें इतनी एक्टिविटीज़ दी होनी चाहिए कि बच्चा जो पाठ में सिखाने की कोशिश की जा रही है वो एक्टिविटीज़ करे और बच्चा समझ जाए, यानी बच्चा प्रैक्टिकल करके, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके जो चीज़ सिखाने की कोशिश की जा रही है, जो अधिगम है उसका पूर्ण हो जाए। तो आज हमने यहाँ तक बात की, अब बच गया है हमारा भाषा की शिक्षण विधियाँ। अब देखिए शिक्षण विधियाँ मैं आज के वीडियो में शामिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शिक्षण विधियाँ 12 के आसपास हैं, तो इसको मैं दूसरे वीडियो में शामिल करूँगी, आप वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि शिक्षण विधियाँ ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।